वालेकुम, मैं महाभारत तबस्सुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजॉइड नॉर्मली सिंपल बाइनरी फिजन द्वारा इंटेस्टाइनल वॉल में मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइटोसिस द्वारा डिवाइड होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न कंट्रोवर्शियल है। कोफॉइड और स्वीजी ये ऑब्जर्व करते हैं, ये बताते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में 6 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में ये कैपेसिटी होती है कि वो इंसिस्ट को बना सकें। और इनमें जो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं वो माइटोसिस द्वारा ही डिवाइड होते हैं, लेकिन डिवीज़न के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है, गायब नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो माइटोसिस है ये सिंपल टाइप की माइटोसिस नहीं है, बल्कि मॉडिफाइड टाइप की माइटोसिस है। इनमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होता है। इसके अलावा इनमें साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, जिससे 2 डॉटर एंट अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब 2 डॉटर एंट अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो बैक्टीरिया को और साथ ही साथ होस्ट टिश्यू को खाने लगते हैं और अपने साइज में ग्रोथ करते हैं और फिर से उनमें बाइनरी फिजन होता है, जिससे कि वो मल्टीप्लाई होते हैं। आइए मैं बात करती हूँ लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा के बारे में। एंट अमीबा के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था आपको कि जनरली इनका स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप में होते हैं, जिनमें एक फॉल्स पोडिया यानी कि स्यूडोपोडिया पाई जाती है। बॉडी में आउटर एक्टोप्लाज्म होता है और इनर इंडोप्लाज्म होता है। साथ ही साथ इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होते हैं और कैरियोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इनमें फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं, जिसमें मोस्टली आरबीसी पाया जाता है, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इंजेस्टेड आर ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी। ओके, तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोजेनेटिक का मतलब होता है कि इनकी लाइफ साइकिल जो है वो सिर्फ एक होस्ट पर कंप्लीट होती है, जो कि मैन है। यानी कि इनकी लाइफ साइकिल सिर्फ मैन पर ही कंप्लीट होती है। ओके, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए कई प्रोसेस होते हैं। जैसे कि पहली प्रोसेस है इंसिस्टमेंट, यानी कि बॉडी पर सिस्ट का बनना। दूसरी प्रोसेस है ट्रांसफर टू न्यू होस्ट, यानी कि नए होस्ट पर जाना। और तीसरी प्रोसेस है एक्सिस्टमेंट, यानी कि सिस्ट का टूटना, सिस्ट से बाहर निकलना। तो आइए देखते हैं कि लाइफ साइकिल की ये तीनों स्टेजेस कैसे होती है, इनमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो जनरली आप समझने के लिए दिमाग में एक ओवरऑल कंसेप्ट बना लो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मैन के इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में रहती है और कोलन पार्ट में वो माइन्यूटा फॉर्म में रहती है। अगर वो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को छिद्रित कर देती है, छेद कर देती है और उसके अंदर चली जाती है, तो वो वहाँ से अपना फूड लेगी और फूड लेते लेते उसकी बॉडी में ग्रोथ होगा और उस ग्रोथ से वो ट्रोफोजॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर वो वहाँ पे माइन्यूटा फॉर्म में है तो माइन्यूटा फॉर्म में न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 पार्ट में, फिर 2 से 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यानी कि 4 न्यूक्लिएटेड एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इन फॉर्म ऑफ माइन्यूटा। अब यहाँ से इनकी बॉडी पर सिस्ट बन जाती है, सिस्ट की एक कवरिंग लग जाती है और ये कोलन पार्ट से बाहर फेसेस के साथ निकल आते हैं और बाहर आके इनका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, बाकी मैं यहाँ डिटेल बताती हूँ। पहली प्रोसेस है इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट के प्रोसेस में जो प्रीसिस्टिक फॉर्म, जिसको आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं समझ पाया कि व्हाट इज प्रीसिस्टिक फॉर्म एंड हाउ कैन वी डिफाइन, तो प्रीसिस्टिक फॉर्म में इनकी साइज 7 से 10 माइक्रोन डायमीटर की होती है, जो कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में रहते हैं। इसके अलावा जब इनमें इंसिस्टमेंट हो जाती है, जब ये
इंटेस्टाइनल लूमेन में रहते हैं तो वहीं पर इंसिस्टमेंट होती है। इंसिस्टमेंट का मतलब होता है कि बॉडी पर सिस्ट की कवरिंग का बनना। तो इंसिस्टमेंट से पहले क्या होता है इस पैरासाइट में? इंसिस्टमेंट से पहले एंट अमीबा स्टोलिटिका पहले साइज में गोल हो जाती है। मैंने आपको बताया कि रेगुलर शेप की होती है, लेकिन ये साइज में राउंड अप हो जाती है, गोल हो जाती है। और जब गोल हो जाती है उसी वक्त ये फूड मटेरियल को ग्लाइकोजन के रूप में एक्युमुलेट करने लगती है, इकट्ठा करने लगती है। और साथ ही साथ इनकी बॉडी में जो सिस्ट बनती है उसमें क्रोमेटोइड ग्रैन्यूल्स भी आ जाते हैं। इट्स अ पॉइंट एंड यू कैन नोट, यहाँ पर आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि इंसिस्टमेंट से पहले इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती है। तो इस पैरासाइट में ये चेंजेस होगी कि इसकी जो इरेगुलर शेप है वो राउंड अप हो जाएगी, गोल हो जाएगी। और साथ ही साथ ये फूड मटेरियल के लार्ज अमाउंट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्युमुलेट करने लगेंगे, स्टोर करने लगेंगे। और उसी वक्त इनमें क्रोमेटोइड ग्रैन्यूल्स या क्रोमेटोइड बॉडीज भी आ जाएगा। इतना याद रखना है, इंसिस्टमेंट से पहले की प्रोसेस है ये। ओके, अब क्या होता है आगे? अब तो इनकी बॉडी पर सिस्ट लगेगी, तो ये क्या करते हैं, जल्द ही हर पैरासाइट यानी हर माइनूटा फॉर्म जो है वो एक थिन, बहुत ही पतला सा, राउंडेड, रेजिस्टेंट, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करती है अपनी बॉडी के चारों तरफ। यानी मान लो कि कोई माइनूटा फॉर्म में है, कोई भी एंट अमीबा स्टोलिटिका माइनूटा फॉर्म में है, तो ये बॉडी के चारों तरफ एक सिक्रेशन करेगी और ये सिक्रेशन क्या हो जाएगी, इंसिस्टेड हो जाएगी, यानी कि इनकी बॉडी पे सिस्ट की कवरिंग बनाएगी। एक बात याद रखना, ये सिस्ट बहुत ही पतला होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ओके, लेकिन ये बहुत रेजिस्टेंट भी होता है। ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि इनको अगर सूटेबल एयर ना मिले, सूटेबल एटमॉस्फेयर ना मिले, तब भी ये इसमें सुरक्षित रहती है, इसमें सेफ रहती है। अब क्या होता है आगे की प्रोसेस में? अब एंट अमीबा स्टोलिटिका के सिस्ट की साइज जान लो, ये 10 से 20 माइक्रोन की ही होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। उनका जो डायमीटर होता है वो 10 से 20 माइक्रोन का होता है। और जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके बीच में ये पोर्शन साइटोप्लाज्म का है। तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो बहुत ही क्लियर होता है और हर सिस्ट में एक न्यूक्लियस होता है। मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, एक न्यूक्लियस है, यानी कि मोनोन्यूक्लिएट फॉर्म में होते हैं। जब इनकी बॉडी पर सिस्ट की कवरिंग बनती है तब ये मोनोन्यूक्लिएट फॉर्म में होते हैं। एक बात वैज्ञानिकों को बहुत कंफ्यूज करती है, वो ये है कि इनकी जो इंसिस्ट है, जिनकी जो सिस्ट वाली कवरिंग है, इस सिस्ट में एक क्रोमेटोइड बॉडीज पाई जाती है। इनके सिस्ट में एक क्रोमेटोइड बॉडीज पाई जाती है, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों के लिए आज भी सस्पेंशन है। तो एंट अमीबा स्टोलिटिका के सिस्ट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्रोमेटोइड बॉडीज की उपस्थिति। यानी कि इनकी बॉडी पे जब सिस्ट बनेगी तो उसमें क्रोमेटोइड बॉडीज जरूर पाया जाएगा। तो ये क्रोमेटोइड बॉडीज की अगर नंबर की बात करें तो ये 2 हो सकता है या फिर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत से ऑथर ये बिलीव करते हैं कि जो क्रोमेटोइड बॉडीज है वो एक्चुअल में इनका न्यूट्रिएंट मटेरियल है। जो सिस्ट के न्यूट्रिएंट मटेरियल के रूप में जाना जाता है वो क्रोमेटोइड बॉडीज के रूप में जाना जाता है। ऐसा बहुत से ऑथर माने जाते हैं, सब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि जब न्यूक्लियर डिवीज़न होता है तो उस समय क्रोमेटिन जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो क्रोमेटिन क्रोमेटोइड बॉडीज़ के रूप में इनकी सिस्ट पर जाके चिपक जाती है या इनकी सिस्ट में प्रेजेंट रहती है। लेकिन जब ये टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट के कंडीशन में जाते हैं वहाँ पर ये क्रोमेटोइड बॉडीज गायब हो जाता है। पिटेल्का ने
1963 ईस्वी में ये बताया कि क्रोमेटोइड बॉडीज एक्चुअल में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और नील ने 1966 ईस्वी में ये बताया कि ये क्रोमेटोइड ग्रेन्यूल्स का जो गायब होना ये इसलिए होता है क्योंकि इनके मैच्योर टेट्रान्यूक्लिएट सिस्टिक फॉर्म के सब्सटेंस में न्यूक्लियोप्रोटीन का डिस्पर्सन हो जाता है, इसलिए ये भी गायब हो जाते हैं। कौन? क्रोमेटिड बॉडीज। ओके, आई थिंक ये आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आए। ओके, तो सिस्ट का न्यूक्लियस, अब मैं बात करती हूँ यहाँ के न्यूक्लियस की। जो सिस्ट का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है सिंपल माइटोसिस द्वारा और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे फिर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब फिर क्या होगा? फिर ये दोनों न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होंगे और ये अब 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ से बाइनरी फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे इंसिस्ट बन रही है और यहाँ पर 4 न्यूक्लिएट कंडीशन में एंटमीबा स्टोलिटिका की माइन्यूटा फॉर्म जो कि प्रीसिस्टिक फॉर्म है वो 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से 4 न्यूक्लिएटेड प्रीसिस्टिक फॉर्म फेसेस के साथ यानी कि मलमूत्र के साथ मनुष्य की बॉडी से बाहर निकल जाएगी और बाहर निकल के आराम से रहेगी। उसको तो अब मज़े ही मज़े हैं। आगे मैं बताती हूँ क्या होगा। अब सेकेंड जो प्रोसेस है वो ये है ट्रांसफ़र टू न्यू होस्ट। अब तो वो बॉडी से बाहर निकल गई, अब उसको नए होस्ट की तलाश है, उसको नया होस्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो जो इन्फेक्टेड सिस्ट है वो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन इंटेस्टाइन से बाहर बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। ऐसा इसलिए कि इनकी बॉडी की जो सिस्ट है वो बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप की होती है, यानी कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को से इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे ही फेवरेबल आएगा ये फिर से ग्रो करेगी। तो ग्रो कहाँ करेगी? इसको होस्ट चाहिए, होस्ट के लिए इसको कोई प्रॉपर ह्यूमन चाहिए या फिर इसको अदर मैमल्स चाहिए। तो होता ये है कि जहाँ पर सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जहाँ पर कोई खाना खाने से पहले हाथ नहीं धुलता या फिर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हाउस फ्लाइज हैं, कॉकरोच हैं या फिर ऐसे फूड को खाता है जो कि खुली रहती हैं, तो ऐसे कंडीशन में कंटेमिनेशन ऑफ फूड जो होता है और ड्रिंक्स जो होते हैं वो मनुष्य की बॉडी में इनको इंटर करने का काम करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा? जैसे मान लो कि हम कोई ऐसा भोजन खाते हैं जिस पर मक्खी आके बैठी हो, तो मे बी ये पॉसिबल है कि वो मक्खी किसी के फेसेस पे बैठी हो और ऐसे फेसेस पर बैठी हो जहाँ पर टेट्रान्यूक्लिएट प्रीसिस्टिक माइन्यूटा फॉर्म पाया जाता हो और ये टेट्रान्यूक्लिएट प्रीसिस्टिक माइन्यूटा फॉर्म उनसे चिपक गई हो और फिर वो आके किसी फूड पे बैठती हो तो फूड पे वो प्रीसिस्टिक टेट्रान्यूक्लिएट माइन्यूटा फॉर्म चला आता है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र फूड पर हो जाता है, फेसेस से उनका ट्रांसफ़र फूड पर हो जाता है। अब उस फूड को ऐसा तब होगा जब वो फूड खुली जगह पे रखी होगी। अगर किसी चीज़ से कंटेनर से ढक के रखा होगा तब तो ऐसे में मक्खी आके नहीं बैठेगी, लेकिन जब उस पर मक्खी आके बैठेगी तो उस पर टेट्रान्यूक्लिएट माइन्यूटा फॉर्म आ जाएगा। ऐसे केस में अगर वो भोजन या वो फूड कोई भी खाए तो उसकी बॉडी में माउथ, इसोफेगस और स्टमक के रास्ते होता हुआ वो प्रीसिस्टिक टेट्रान्यूक्लिएट माइन्यूटा फॉर्म इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में चली जाती है। ओके, तो इसके लिए जो इसको नए होस्ट पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो मेनली हाउस फ्लाइज हैं, कॉकरोच हैं। इसके अलावा जो गंदे हाथ हैं, गंदे हाथ में अगर आपके नाखून में उनके टेट्रान्यूक्लिएट प्रीसिस्टिक फॉर्म रह जाते हैं और वो उस हाथ से आप किसी फूड को छूते हैं या फिर कहीं पे टच करते हैं तो वो उससे दूसरे की बॉडी में
चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि सैनिटाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। यही वजह है कि एंटमीबा स्टोलिटिका ऐसे रीजन में ज़्यादा ग्रो करती है जो कि पुअर रीजन है, जिसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये नए होस्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन में जाके बैठ गई है। अब इसमें होगा एक्सिस्टमेंट की प्रोसेस। तो एक्सिस्टमेंट के केस में क्या होता है, सिस्ट का एक्सिस्टमेंट और मेटासिस्टिक डेवलपमेंट, ये डोबेल 1924 में, क्लीवलैंड और सैंडर्स 1930 ईस्वी में उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। डोबेल के अनुसार जो इनमें एक्सिस्टेशन की प्रोसेस होती है, यानी सिस्ट के बाहर निकलने की प्रोसेस होती है, उसमें ये होता है कि एक टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा जो कि मेटासिस्टिक फॉर्म में है, वो एक सिस्ट पर पोर बनाती है, सिस्ट वॉल पर एक पोर बनाती है छोटी सी, और उस पोर के रास्ते वो बाहर निकल जाते हैं। यानी कि इनके सिस्ट पर एक स्मॉल पोर बनती है और इस पोर से ये जो चारों न्यूक्लिएट है, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा जो हैं, वो इनके रास्ते बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये टेट्रान्यूक्लिएट मेटासिस्टिक फॉर्म जो होती है वो न्यू जनरेशन की ट्रोफोजॉइट है, यानी कि अब ये फिर ट्रोफोजॉइट की तरह एक्ट करेगी। अब ये चार जो अमीबा है जो कि प्रीसिस्टिक फॉर्म के एक्सिस्टेशन से बाहर निकल रही है, अब ये फिर से बाइनरी फ्यूजन द्वारा डिवाइड होगी और ये 8 डॉटर अमीबुलाई का फॉर्मेशन करेंगे। यानी यहाँ पे 4 है और 4 निकल के बाहर फिर इससे 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ डॉटर अमीबुलाई जो होगा वो 8 हो जाएगा। अब ये 8 के 8 कहाँ रहेंगे, इंटेस्टाइन के लूमेन में रहेंगे, कोलन पार्ट वाले लूमेन में ये टहलते रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब वहाँ से वो बैक्टीरिया को खाएंगे, बैक्टीरिया के साथ साथ वो उनके म्यूकस को खा सकते हैं, सब म्यूकस लेयर को खा सकते हैं। और जब म्यूकस सब म्यूकस लेयर को खाते हैं तो वहाँ पर पेनिट्रेशन होने लगता है, छेद बनने लगता है, और उस छेद के रास्ते वो ब्लड में जाके मिल जाते हैं और ब्लड से लीवर में, ब्रेन में और बॉडी के अदर पार्ट्स में चले जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये डिसेंट्री कॉज करते हैं। डिसेंट्री कॉज करने का मतलब कि फेसेस के साथ खून का बाहर आना। तो ये है एंटमीबा स्टोलिटिका की लाइफ साइकिल। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी और फिगर है, आप देख लो, शायद कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ओवरऑल यही है एंटमीबा स्टोलिटिका की लाइफ साइकिल। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इंग्लिश वर्ड का नहीं यूज़ करती और नहीं टफ वर्ड का यूज़ नहीं करती ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।